डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 का पाठ 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो जनन होता है उसकी वास्तविक परिभाषा क्या होती है, और जनन जो होता है वह सभी प्राणियों के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो इन दो बातों के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनन किसे कहते हैं, उसके बारे में आप परिभाषा नोट कीजिएगा कि सजीवों द्वारा अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। ये तो परिभाषा हो गई। अब है जनन क्यों आवश्यक है, तो आप ध्यान से नोट कीजिएगा कि सजीवों को अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। अगर जनन नहीं करेंगे तो संतति पैदा नहीं होगी, संतति पैदा नहीं होगी तो फिर सब अपनी उम्र पूरी करके अगर जीव मृत हो गए तो फिर वो जीव विलुप्त हो जाएगा इस दुनिया से। तो विलुप्त न होकर अपने अस्तित्व को आगे बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया बहुत ही आवश्यक होती है। तो अब हम इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में कुछ बातें याद है क्या? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होते हैं। उत्तरजीविता का अर्थ क्या होता है कि सजीव को जीने के लिए जो सारे प्रक्रम होते हैं ना, जो सारे उसके सजीव के शरीर में जो प्रोसेस चलती है, जो प्रक्रियाएं चलती है, उनके लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक होती है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। आपने पौधों के बारे में पढ़ा था। पौधों में कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, कभी कभी मुकुलन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने पहले क्लासों में पढ़ी हैं। उन्हीं चीज़ों को हम अब जंतुओं में पढ़ेंगे। पहले हमने पादप के बारे में पढ़ा था, अब उन्हीं विषयों को हम जंतुओं पर लेकर चर्चा करेंगे। जनन जाति यानी कि स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात कही है। निरंतरता यानी कंटिन्यूस रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यानी जो एक ही स्पीशीज के सदस्य होते हैं, जनन उनके मध्य होता है। यानी घोड़े से घोड़े के मध्य, कुत्ते से कुत्ते के मध्य। कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्ली और कुत्ते के बीच जनन हो जाए, क्योंकि स्पीशीज अलग है तो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जनन की क्रियाएं नहीं होगी। दोनों जो प्राणी है वो एक ही स्पीशीज के होने चाहिए, इसी से निरंतरता बनी रहेगी। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारे पास, हम उसकी बात करते हैं, वह है जनन की विधियाँ। जैसा कि हमने पादपों में पढ़ा था, जनन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। इसी प्रकार आज हम जंतुओं के विषय में पढ़ेंगे कि जंतुओं में जनन की कितनी प्रकार की प्रक्रियाएं या जो क्रियाएं होती हैं, विधियां होती हैं, उन्हें जानेंगे। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? आप ज़रा सोचिए, आपके आसपास मोहल्ले में या आसपास के वातावरण में जो सजीव रहते हैं, जैसे कबूतर है, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, गाय हैं, तो आपने उनके बच्चों को देखा ही होगा। कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए। तो नीचे एक सारणी आएगी 9.1, उसमें आपने जो बच्चे देखे हैं उनका आपको नाम भरना है। कि क्रम संख्या 1 एवं 5 से उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मुर्गी के अंडे में से चूजा निकलता है, या हो सकता है आपने सीधा ना देखा हो और कहीं आपने किसी चैनल पर या आपने इंटरनेट के माध्यम से कहीं देखा हो कि इस प्रकार से उस बच्चे का जन्म होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कि कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे यानी बिल्ली के बच्चे
और पिल्ले यानी कुत्ते के बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? तो आइए हम इस बात का पता लगाते हैं कि जन्म के समय वो कैसे दिखते थे और बाकी आज वो कैसे दिख रहे हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है लैंगिक जनन तथा दूसरी विधि जो होती है वह अलैंगिक जनन होती है। तो नाम से पता चल रहा है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें कोई न कोई दो विभिन्न प्रकार के लिंग भाग लेंगे और अगर सजीव की उत्पत्ति होती है तो वह लैंगिक जनन कहलाता है, और जिसमें लिंग भाग नहीं लेते वह अलैंगिक जनन कहलाता है। ये आपके सामने एक सारणी है जिसका वर्णन मैंने पहले किया था कि 9.1 सारणी आएगी, उसमें आपको कुछ चीज़ें तो भरी हुई मिलेगी लेकिन कुछ अपने अनुभवों के आधार पर आपको उसमें भरना होगा। जैसे क्रम संख्या 1 में हम देखते हैं जंतुओं में मनुष्य का नाम आया है। संतति क्या होगी? शिशु, क्योंकि मनुष्य किसको जन्म देता है? शिशु को जन्म देता है। इसी प्रकार आप बिल्ली के बच्चों को क्या कहेंगे? तो आपने अभी नाम आगे पढ़ा था बिलोटे, तो आपको यहाँ बिलोटे लिखना होगा। कुत्ते को बच्चे को क्या कहते हैं? तो पिल्ले कहते हैं, तो आपको पिल्ले भरना होगा। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो कैटरपिलर, तो क्या आपको कैटरपिलर भरना होगा। मुर्गी के बच्चे क्या होते हैं? चूजा, तो चूजा लिखा हुआ है। गाय को बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं, आपको वह भरना होगा। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? लार्वा। मेंढक के बच्चे जो होते हैं वो लार्वे होते हैं, जो पानी में तैरते रहते हैं, मछली के समान दिखते हैं, उनको आपको इसमें भरना है। अब बात करते हैं हम लैंगिक जनन के विषय में। कक्षा 7th में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग दोनों ही भाग लेते हैं। जी हाँ, नर जो होता है वो पुरुष जननांग वाला भाग है और जो मादा है मतलब वो मादा स्त्री वाला भाग है। तो दोनों जनन अंगों का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं क्या? तो जंतुओं में नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग या अंग मौजूद होते हैं और पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। जैसे पौधों में बन रहे थे नर और मादा युग्मक, उसी तरह जंतुओं में भी एक नरों में नर युग्मक व मादा में मादा युग्मक बनते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। संलयित का अर्थ क्या होता है पहले तो आप ये जानिए। संलयित का अर्थ होता है मिलना, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो वह क्रिया संलयन कहलाती है और उसी संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, यानी युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बना लेता है, यानी युग्मनज जो होता है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है, परिवर्धित होकर विकसित होकर एक हमारे जैसा संपूर्ण जीव बन जाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का भी अध्ययन करें। तो लैंगिक जनन को समझने के लिए हमें क्या है, पूरे एक नर जनन अंगों को पहले समझना होगा, या हम कह सकते हैं अगर मादा जनन अंग की बात करें तो हमें मादा जनन तंत्र को भी पहले पूरा समझना होगा कि उस तंत्र के अंदर कितने तरह के भाग जो हैं वो मौजूद होते हैं, उन प्रत्येक भागों का क्या कार्य होता है। तो कार्य जब हमारे समझ में आ जाएगा तो हमें पूरे जनन तंत्र के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम नर जनन अंग की। तो नर जनन अंग जो है, अब नाम से पता चल रहा है नर यानी कि पुरुष की बात हम कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। नर जनन अंगों में एक जोड़ा तो वृषण होते हैं। या हमें सारी बातों को अपने दिमाग में बिठाना होगा, तभी हम इन सारे भागों को जोड़ करके अंग की कल्पना कर सकते हैं। तो एक जोड़ा वृषण का मतलब कितने हो गए संख्या में? 2, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होते हैं। 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, यानी 2 वृषण हैं तो 2 ही शुक्राणु नलिकाएं होंगी। एक शिश्न होता है जिसे आप लिंग के नाम से भी जानते हैं। वृषण जो होते हैं वो कार्य क्या करते हैं, तो उसका कार्य आगे लाइन में लिखा है, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। यानी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि मनुष्य के अंदर बनने वाले नर युग्मक का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? शुक्राणु। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शुक्राणु का निर्माण नर जनन तंत्र में कौन सा अंग करता है, तो आप क्या कहेंगे? वृषण करता है। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, ये बात आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगी कि ये जो नर जनन अंग में जो वृषण वाला जो भाग है, यह लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करता है। चित्र 9.2 में आप देखेंगे कि शुक्राणु का चित्र आपको दिखाया गया है। और शुक्राणु यदि भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, यानी आप शुक्राणु को नग्न आँखों से नहीं देख सकते कि उसमें कहाँ कौन सा भाग होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग या प्रयोग करना पड़ता है। पर प्रत्येक शुक्राणु में एक तो सिर होता है, एक मध्य भाग होती है और एक पूंछ होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु को 3 भागों में बांटा गया है: सिर, मध्य भाग और पूंछ। अब बात आती है, क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं क्या? तो आप इस बात को जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये बात सच है कि शुक्राणु जो होते हैं वह एकल कोशिका ही होते हैं। और उधर मादाओं में जो अंडाणु होते हैं वह भी एकल कोशिका होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो जो संघटक पाए जाते थे, वही सारे संघटक किस में पाए जाएंगे? शुक्राणु में भी पाए जाएंगे। अब आपके सामने जो डायग्राम आ रहा है वो नर जनन तंत्र का है, उसे थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। ये नर जनन तंत्र का चित्र है आपके सामने। जो बड़ा वाला चित्र आपको जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें लिखा हुआ है शुक्राणु नलिका, तो आप देखेंगे शुक्राणु नलिकाएं 2 हैं, दोनों तरफ है। एक लेफ्ट तरफ है तो एक राइट तरफ है। और शुक्राणु नलिका का कनेक्शन यानी कि संलयन आगे कहाँ जाके हो रहा है? वृषण पे हो रहा है। 2 गोलाकार रचनाएं दिख रही है आपको, वो दोनों गोलाकार रचनाएं क्या हैं? वृषण है। यानी वृषण से शुक्राणु नलिकाएं होती हुई कहाँ जाती है? शुक्राशय तक जाती है। आपको जो ब्लेडर दिख रहा है ऊपर गोल गोल बड़ा सा, जहाँ दोनों नलियाँ जाकर जुड़ रही, वो उसके पीछे शुक्राशय होता है, वहाँ ये जुड़ती है। तो इस प्रकार यह चित्र है नर जनन तंत्र का। और ये एक लंबा बेलनाकार जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसे शिश्न कहते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, हाँ लिखा हुआ है, थोड़ा पीछे साइड में है, लेकिन फिर भी आप इस डायग्राम को बनाकर इसे अच्छी तरह से आप चाहें तो कलर कर सकते हैं और इन सभी नामों को साथ में नोट कीजिएगा। अब आपके सामने जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यह शुक्राणु है। कह सकते हैं हम कि शुक्राणु जो होते हैं वो चमचाकार होते हैं। हमने पहले अध्ययन किया था कि शुक्राणु जो होता है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो पहला भाग जो है वह तो सिर है, जो आपको चित्र में सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चित्र एकदम चम्मच जैसे आकार का। मध्य भाग जो है इसको आप देख सकते हैं, जो उसकी एक प्रकार से ग्रीवा कह सकते हैं, गर्दन जैसा। और अंतिम भाग जो है वह उसका क्या है? एक पूंछ है उसकी, ये उसकी पूंछ कहलाती है। तो अब इन भागों के भी कुछ कार्य तो होंगे कि पूंछ है तो पूंछ क्या कार्य करती होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ कि पूंछ जो होती है वह शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य करती है। यानी शुक्राणु जब अंडाणु के से संलयन करने के लिए उसके पास जाते हैं तो यह इसी पूंछ की सहायता लेते हैं उस गति को करने के लिए। और मध्य भाग जो होता है इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऐसे कोशिकांग उपस्थित होते हैं जो इसको पावर देते हैं, ऊर्जा देते हैं। वही ऊर्जा उसको गति प्रदान करवाती है। अब पहेली पूछ रही है कि शुक्राणु में ये जो पूंछ होती है, ये पूंछ किस काम आती है? पहेली का क्वेश्चन है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है, तो आप उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। मैंने आपको पूंछ का पूरा कार्य बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी आ जाते हैं आपके सामने तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप उनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम मादा जनन अंग की। मादा जनन अंग में
एक जोड़ी तो अंडाशय होते हैं। हमने अभी पहले पढ़ा था नर जनन अंग में एक जोड़ी क्या होते हैं, वृषण होते हैं। तो नर में जो वृषण होते हैं उसी भांति मादा जनन अंग में क्या भाग होते हैं, अंडाशय होते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। वहाँ शुक्र वाहिनियाँ निकल रही थी, यहाँ क्या निकल रही है, अंडवाहिनियाँ निकल रही है, यानी अंडाशय से अंडवाहिनियाँ निकलती है। तो अंडवाहिनियाँ भी दो ही होगी, एक जोड़ी में तो दो होती है, तथा एक गर्भाशय पाया जाता है। अब आपको मैं डायग्राम बताता हूँ। ये डायग्राम, आप इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये दिखने में आपको ऐसा लगता होगा कि दो हाथ हैं और दोनों हाथों ने अपने उंगलियों में जैसे गुब्बारे जैसी रचनाएं पकड़ रखी हों, ऐसा आपको दिख रहा होगा। ये जो उंगली नुमा जैसी नलिकाएं बनी हुई है, ये अंडवाहिनियां हैं दोनों तरफ, और ये गुब्बारे नुमा जो रचना दिख रही है वो अंडाशय है। और ये दोनों नलियां जहाँ आकर चौड़े भाग में जहाँ जुड़ती है, जो एक चौड़े से भाग का निर्माण करती है, वह गर्भाशय कहलाता है। तो शिशु का जो विकास होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय के भीतर होता है। तो चाहे वो जानवरों में हो, जैसे गाय में देख लीजिए, सूअर में देखिए, कुत्ते बिल्ली में, या मनुष्य में, कहीं भी जो जितने भी शिशु उत्पन्न होते हैं, तो उन शिशुओं का जन्म से पहले जो परिवर्धन होता है, जो विकास होता है, वह गर्भाशय में ही होता है। अब बात करते हैं आगे कि अंडाशय जो है वह मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। या फिर क्वेश्चन बनता है कि अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो मानव स्त्रियों में प्रति मास का मतलब हम कह सकते हैं हर एक महीने दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो अंडाशय होते हैं। हमने अभी पढ़ा कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। तो अगर इस महीने पहले वाले अंडाशय से अंड का उत्सर्जन हुआ, उत्सर्जन का मतलब होता है बन के निकालना, तो अगले महीने दूसरे वाले अंडाशय से अंड का उत्सर्जन होगा, यानी अल्टरनेट चलता है। एक महीने इससे होगा तो अगले महीने किसी दूसरे वाले से होगा। तो ये अंडाणु का क्या करती, निर्मोचन करती। निर्मोचन का मतलब होता है उसको तैयार करके निकालना, जो अंडवाहिनी में होता है, यानी वो अंडवाहिनी में से होता हुआ आएगा। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, यानी डेवलपमेंट होता है। और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एक एकल कोशिका होती है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही एकल कोशिकाएं होती हैं, और एकल कोशिकाएं संयोजन करके क्या कर देती है, दो केंद्रक वाली कोशिका का निर्माण कर देती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। यानी युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मक जो होता है वह एक कोशिकीय होता है, और युग्मनज जो होता है वह, उसमें आप ये देख लो, दो कोशिकाएं का संलयन होता है, तो द्विकेंद्रकीय वाला कोशिका होती है। ये अंडाणु का चित्र है। आप देखेंगे अंडाणु जो है वह एक गोलाकार रचना है। गोलाकार रचना के बीच में आप एक सघन गोले की तरह सुसंगठित केंद्रक देख रहे हैं। ये सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है अंडाणु के अंदर। तो शुक्राणु और अंडाणु के डायग्राम आपको कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शुक्राणु का सचित्र नामांकित या वर्णन करिए। क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है। आपको इन बातों को बहुत ही ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बीच बीच में से कभी पूछी जा सकती है। अब बूजो कहता है, बूजो को पता है कि विभिन्न जंतुओं के अंडे का साइज अलग अलग होता है। ये बात तो आपने भी देखी होगी। चिड़िया के अंडे आपने देखे होंगे, कबूतर के देखे होंगे, मुर्गी के अंडे देखे होंगे। तो हर एक अंडे का जो आकार होता है वो आपस में क्या होता है, अलग अलग होता है। और अंडाणु जो है वह अति सूक्ष्म हो सकते हैं। यानी मादा के जो अंडाणु होते हैं वह आँखों से नज़र नहीं आते, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि मनुष्य में है, मनुष्य की मादाओं में होते हैं। अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे में वो अंडाणु तो है लेकिन बहुत बड़ा होता है। शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा विशाल होता है। तो आपको ये बात जाननी होगी कि किसी भी जीव का जो अंडा होता है वह एक कोशिकीय होता है जब तक उसके शरीर में वह बनता है, एक कोशिकीय ही
होता है। लेकिन युग्मनज बनने के बाद में वह एक कोशिकी नहीं रहता, फिर उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि शुक्राणु व अंडाणु का मिलन होने से वह 2n बन जाता है। 2n का मतलब उसमें केंद्रकों की संख्या 2 हो जाती है, द्विगुणित कह सकते हैं हम। जबकि पहले अगुणित होता है, बाद में द्विगुणित हो जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं निषेचन पर, कि वास्तव में निषेचन की क्रिया क्या होती है। यानी जनन होने के लिए निषेचन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना निषेचन के तो जनन की क्रिया संभव हो ही नहीं सकती। निषेचन का अर्थ होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का किसी प्रकार से आपस में मिलना। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन को हम संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं कि शुक्राणु व अंडाणु का मिलना होता है। लेकिन हमें एग्ज़ाम में इतना छोटा उत्तर नहीं देना होता है, तो आप पहले पूरी प्रक्रिया को समझें और फिर इसका उत्तर, अगर मैं प्रश्न बना के आपको होमवर्क में देता हूँ तो उसका उत्तर आपको देना होगा। तो निषेचन क्या होता है? तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। तो जनन प्रक्रम का सबसे पहला चरण ही क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, यानी अंडाणु जो है वो चल के शुक्राणु के पास नहीं जाता। आप यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्राणु को जाना पड़ता है अंडाणु के पास। और कैसे जाएंगे? पूंछ की सहायता से। आपको पता है कि पूंछ जो है वो गति करवाने में सहायता प्रदान करती है। तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। अब यहाँ एक खास बात समझने वाली है कि शुक्राणु तो लाखों की संख्या में उत्पन्न होते हैं, अभी पहले ही तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि सिर्फ अंडाणु के साथ एक शुक्राणु ही संलयित कर सकता है? तो अधिकतर केसों में, अधिकतर जो केस होते हैं उनमें क्या होता है, लाखों शुक्राणु में से जो शुक्राणु सबसे तेज गति करता है वह अंडे के पास पहुंचता है और वह उस अंडे में प्रवेश कर जाता है, अपनी पूंछ को बाहर ही छोड़ देता है। पूंछ छोड़ने के बाद बाकी जो भाग है वह अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 शुक्राणु भी या 3 शुक्राणु भी एक अंडे में एक साथ प्रवेश कर जाते हैं, तब जुड़वा बच्चा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैसे तो जुड़वा बहुत कम होते हैं, एकल ही होते हैं, इसलिए ज़्यादातर मैंने बोला आपको ज़्यादातर केस जो मिलेंगे आपको वो एकल वाले मिलेंगे। तो इनमें से शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। यहाँ एक बात आपको मैंने अभी बताई बीच में कि शुक्राणु अपनी पूंछ को पीछे ही छोड़ देता है, यानी अंडाणु के बाहर ही रह जाती है। बाकी शुक्राणु का पूरा शरीर जो है वह कहाँ चला जाता है? अंडाणु में समा जाता है, यानी उसके अंदर भेद करके अंदर चला जाता है। तो दोनों मिल गए, इसका मतलब दोनों एक हो गए। अब रचना पहले अलग अलग थी जो एक हो चुकी है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो अब जो वो रचना बनी दोनों के मिलने से, शुक्राणु उस अंडाणु के अंदर मौजूद है और अब ये जो रचना बनी है उस रचना को आप क्या कहेंगे? युग्मनज कहेंगे। तो आप इन दोनों शब्दों में कभी कंफ्यूज मत होना कि युग्मक क्या होता है और युग्मनज क्या होता है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। छोटी छोटी बातों पे एग्जामिनर आपसे गलतियाँ करवा सकते हैं और एग्जामिनर यही चाहते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाए कि जो बच्चे उस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं वही जवाब दे पाएँ, और जो बच्चे सिर्फ रट के आ जाते हैं वह उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपको युग्मक और युग्मनज दोनों में अंतर समझना होगा। ये स्क्रीन पर आपके सामने मैं एक संलयन की क्रिया का चित्र आपको बता रहा हूँ, यानी निषेचन, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन ही निषेचन है, जिसकी क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अंडाणु की भित्ति कैसी है, थोड़ी सी उभार बनी हुई है, विली जैसी है। जैसे अमीबा में पादप होते हैं वैसा अनियमित आकार है बाहर का। अब 3 शुक्राणु एक साथ कोशिश कर रहे हैं अंदर प्रवेश करने की, लेकिन 2 सफल नहीं हो पा रहे हैं और एक जो है वह सफल होकर देखो अंडे में प्रवेश कर गया है। तो अंडाणु में एक शुक्राणु ये प्रवेश कर जाएगा, पूंछ बाहर ही रह जाएगी। तो इस प्रकार से ये देखिए प्रवेश होने के बाद ये रचना आपको नज़र आएगी।
कि जो अंडाणु के अंदर जो केंद्रक था, ये देखिए, ये अंडाणु का केंद्रक और ये शुक्राणु का जो केंद्रक था, अंडाणु और शुक्राणु दोनों के केंद्रक जो हो गए वो आपस में क्या हो गए, मिल गए, यानी संलयित हो गए। तो यही क्रिया निषेचन कहलाती है और निषेचन के फलस्वरूप ये देखो क्या बन गया, युग्मनज बन चुका है। तो युग्मनजों का निर्माण जो होता है वो इस प्रकार होता है। तो क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? तो ये जानकारी आपको अगर नहीं भी थी तो भी इन चित्रों के माध्यम से आपको ये बात पता चल गई है कि इसी तरह नई व्यष्टि का प्रारंभ होता है। और नई व्यष्टि जो होती है वो अपने माता पिता से गुणों में थोड़ी सी अलग होती है। क्यों होती है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ विस्तार से अभी बता देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। संतान के अंदर 50% गुण तो माता से आते हैं और 50% गुण जो है वह पिता से आते हैं। अच्छा, पिता के 100% गुण में से 50% गुण तो आ गए बच्चे में, माता की भी 100% गुणों में से 50% गुण आ गए बच्चे में। तो बच्चा न तो बिल्कुल माँ जैसा है और न ही बच्चा बिल्कुल पिता जैसा है, क्योंकि 50-50% दोनों का रेशो है, दोनों का अनुपात है। तो आप बताइए कि उसमें माता पिता दोनों के गुण हैं, तो वो माता से भी अलग हो गया और पिता से भी थोड़ा सा अलग हो गया। इसका मतलब एक नए जीव की उत्पत्ति हुई और वो भी कुछ विभिन्न लक्षणों के साथ, यानी कुछ लक्षण माता के थे उसमें और कुछ लक्षण पिता के थे। तो एक नई व्यष्टि इसी तरह से प्रारंभ होती है। अब जब यह बच्चा बड़ा होकर यह जब जनन क्रिया करके अपनी संतान उत्पन्न करेगा तो इसके 50% गुण और इसके साथ जो जोड़े में लिंग होगा उसके 50% गुण फिर मिलेंगे और फिर इससे भी अलग विभिन्न प्रकार का एक नया शिशु या कह सकते हैं जीव या संतति जन्म लेगा, जो इनसे भी कुछ अलग होगा, दिखने में विभिन्न होगा, उसके कुछ गुण अलग होंगे, रंग, रूप, कद, काठी, आँखों का रंग, बालों का रंग, बालों की अधिकता, बालों का कम होना, भूरे बाल, काले बाल, नाखून गोल, चपटे, बड़े, जैसा भी ये सभी गुण होते हैं, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? माता पिता से प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। हम कल इस लेसन को इससे आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 2 नोट कीजिए, युग्मक व युग्मनज किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न आपके सामने हो गया। तीसरा प्रश्न लिखिए, नर जनन अंग का नामांकित चित्र बनावें। चौथा प्रश्न लिखिएगा, मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनावें।